हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th का जो आपको डीओई की तरफ से एक प्रैक्टिस पेपर मिला है ये मिड टर्म एग्जाम के लिए मैथ्स का, तो आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। एक बार हम पहले पूरा पेपर देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म सेशन, ये 2005 to 26 के लिए ही ये पेपर है। ठीक है, 2.5 आवर का जो 60 मार्क्स का पेपर है। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी है, बता रखा है कि हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं और टोटल कितने सेक्शंस हैं आपके पास। ई तक सेक्शन है, ए से ई तक, और क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं है। फिगर जो भी आप बनाओ वो नीट एंड क्लीन बनानी है। कहीं पर भी अगर इन केस आपको पाई की वैल्यू यूज़ करनी हो तो वो आप 22/7 ही करोगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन ए से। यहाँ पर तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ MCQ 1 to 12 of 1 marks each. चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। टोटल आपको 12 MCQ क्वेश्चंस इसके अंदर दे रखे हैं। आपको क्या करना है, उसमें जो भी सही आंसर है सिर्फ उस पर टिक लगाना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ऑन अ नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ -4 into 4 लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ। आपको -4 into 4 मतलब -16 इसकी वैल्यू बतानी है कि ऑन राइट हैंड साइड ऑफ, ये किसके राइट हैंड साइड पे होगा। तो अगर हम यहाँ नंबर लाइन को बनाते भी हैं तो हम यहाँ देखेंगे -17 तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ -4 होगा, यहाँ कहीं -16 होगा, देन 0 और 9 होगा। तो ये किसके राइट हैंड साइड पे है, -17 के ही, बाकी सबके तो ये लेफ्ट पे है। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, हाइएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो एक बार हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब हमारे को क्या करना है, इसमें से ये देखना है कि हाईएस्ट कौन सी है। तो हाईएस्ट मेरे पास 21 है एंड लोएस्ट मेरे पास 3 है। ठीक है, तो 21 में से क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो हमारे पास रेंज आ गई 18। क्लियर? नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 5। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो इस एक्सप्रेशन से बन सकती है x इज इक्वल टू 5 से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो 2x + 3 इज इक्वल टू 13 है। 2x + 3 इज इक्वल टू 13 है। तो मैंने क्या किया, इस 3 को उधर ले गई तो 10 बन गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ रही है। तो फर्स्ट वाले में ये सेटिस्फाइड हो रहा है। बाकी आप किसी और में चेक कर लो। यहाँ पर x की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 11/3 आएगी। क्लियर? यहाँ पर x की वैल्यू 30/4 आएगी। किसी में भी x इज इक्वल टू 5 नहीं आ रहा सॉल्व करने के बाद, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 79 देन द एंगल विल बी। किसी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट 79 है तो वो एंगल कितना होगा। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 होता है। तो अगर एक 79 है तो दूसरा ऑब्वियस ही बात है 11 डिग्री होगा, तभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट 79 निकला है। तो आपको ये याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स। सबसे पहली बात तो एडिटिव इनवर्स एक नया वर्ड है। एडिटिव इनवर्स होता है इसका उल्टा, अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कह रहे हैं इनमें से कौन सा इसका एडिटिव इनवर्स नहीं है। तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -x। तो ये भी -x है, ये भी -x है, ये भी। फर्स्ट वन -x नहीं है, क्यों, माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसका आंसर +x आएगा। तो इसलिए ये इसका एडिटिव इनवर्स नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज मोर देन 3 times ऑफ इट्स डायमीटर। ये आपको याद रखना है कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस का मतलब पेरीमीटर ही है, पर सर्कल के केस में हम सर्कमफेरेंस यूज़ करते हैं उसे। तो जो सर्कल का पेरीमीटर होता है वो हमेशा उसके डायमीटर से 3 गुना होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ 3D शेप। 3D फिगर कौन सी है, तो स्फीयर है, क्योंकि सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर मेरी 2D शेप्स होती हैं। नेक्स्ट वन इज इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 1:2 देन द बिगर एंगल इज।
अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियो दे रखी है 1:2, तो बताओ बिगर एंगल कौन सा होगा। तो देखो, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं पहले हमें वो पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होते हैं। तो वो दो रेशियो में दे रखे हैं, मैंने रेशियो में दिया तो उन्हें एक्स मान लिया। 1:2 था मेरे पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1x + 2x ले लिया। कभी भी हम रेशियो को डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, एक कांस्टेंट लेके ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैंने अपनी x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो 60 डिग्री आ गई। तो एक एंगल था 1x मेरे पास, तो 1 इंटू में 60 हो गया। दूसरा एंगल था मेरे पास 2x, तो 2 इंटू में 60 कितना हो गया 120। तो बिगर एंगल मेरे पास कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द एक्सप्रेशन बिकम इक्वल। दो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, कह रहा है ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, तो y की वैल्यू बताओ। तो 9th वाला यहाँ करते हैं, y - 15 और 2y + 1 है। जब ये दोनों इक्वल है तो मैंने इन्हें इक्वल रख दिया, ठीक है। अब 1 को मैं इधर लेके आ गई और y को मैं उधर लेके चली गई, ट्रांसपोज कर दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, -16 आ रही है। डी इसका आंसर हो गया। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसको हमने बेंट कर दिया और उससे एक स्क्वायर बनाया जिसकी साइड है 22 सेंटीमीटर। इफ़ द वायर इज रीबेंट, मान लो उसे दोबारा रीबेंट किया एक सर्कल बनाने के लिए, तो बताओ उसकी रेडियस कितनी होगी। तो जितनी उस स्क्वायर का पेरीमीटर था उतना ही उस सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा ना, क्योंकि वही सेम वायर उसके अंदर यूज़ हुई है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 × साइड, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। तो साइड हमारे को 22 गिवन है और स्टार्टिंग में लिखा था इंस्ट्रक्शन में पाई की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 22/7 लेनी है। यहाँ से मैं अपने r की वैल्यू निकाल सकती हूँ। 7 को इधर ले आई, 2 × 22 नीचे आ गया, ट्रांसपोज किया है, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, r की वैल्यू मेरे पास आ गई 14 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स स्मॉलर साइड इज 5 देन इट्स हाइपोटेन्यूज इज। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एरिया दे रखा है और उसकी एक साइड दे रखी है, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो जब भी आपको उसका अगर एरिया दे रखा हो राइट एंगल ट्राइंगल का, तो एरिया का फॉर्मूला इसका आप याद कर लो अच्छे से। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो होता है मेरे पास हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। मेरे को एरिया गिवन है 30 और एक साइड गिवन है मेरे को। हाइपोटेन्यूज मतलब हाइट वो निकाल, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकालनी है, पर अभी हम पहले यहाँ हाइट निकालते हैं। तो एरिया मुझे कितना गिवन है, 30 गिवन है। तो मैं इसको 2 को इधर ले आई, 5 को नीचे ले आई, इसको इससे कट किया तो 6 आ गया, h आ गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर। अब अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास ये होती है जो मुझे निकालनी है। हाइट मेरे पास ये 12 आ गई और ये मुझे बेस 5 दे रखा था। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ यहाँ पर, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 144 + 25 हो गया, तो ये हो गया 169। तो यहाँ से मेरा h निकल के आ गया कितना, 13 सेंटीमीटर। तो जो हाइपोटेन्यूज आई है मेरी वही है 13 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन देन सेक्शन ए कंप्लीट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इनमें से कौन से एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री हैं। अभी हम ऊपर करके आए हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका तो नहीं बन रहा 180, इसका भी नहीं बन रहा 180 और इसका भी नहीं बन रहा, तो सिर्फ इसका बनना है, तो सी इसका आंसर आ गया। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा सेक्शन ए होता है कंप्लीट।
अब आते हैं हम अपने सेक्शन बी पे, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, टोटल 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ड्रॉ ऑल लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। आपको सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, तो एक ऐसे बन सकती है, इसमें एक ऐसे बन सकती है। क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, आपको इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली बात, मैंने इस फिगर में इसको ए मान लिया है खुद से, ये मैंने खुद सेलेक्ट किया है। अब मुझे पता है जो ए है वो कितना होगा, 110 ही होगा। क्यों होगा, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके पास सेक्शन बी का। तो मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू 110 वाई, क्योंकि ये मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, तो मैंने रीजन में यहाँ लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। अब मुझे पता है a और x जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो a प्लस एक्स जो है वो 180 के बराबर होगा। रीजन मैंने यहाँ दे दिया लीनियर पेयर है ये मेरे। तो a मैंने 110 अभी निकाला था, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, और मुझे x ही इसके अंदर फाइंड करना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन। एक इक्वेशन बनानी है आपको, एक स्टेटमेंट दे रखी है, 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ अ नंबर गिव्स 3। अगर एक नंबर का ट्वाइस करो और उसमें से 13 सब्ट्रैक्ट करो तो आपको आंसर 3 मिलेगा, पर नंबर आपको नहीं पता है, तो नंबर हम खुद से लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था इसका ट्वाइस करके अगर इसमें से 13 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 3 मिलेगा। ठीक है, बस एक इक्वेशन बनानी थी, सॉल्व नहीं करना। पर अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप और में एक क्वेश्चन और से कर सकते हैं। 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100 सॉल्व करना है, मतलब p की वैल्यू निकालनी है, और डाल दो। तो 10p प्लस 10 इज इक्वल टू में 100 है, मैं इस 10 को दूसरी साइड पे ले गई, तो ये 100 माइनस का 10 हो गया, तो 10p इज इक्वल टू में 90 आ गया। तो यहाँ से मैंने अपने p की वैल्यू निकाल ली, 90 अपॉन में 10, p की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। क्लियर। नेक्स्ट वन इज अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स। आपको स्कोर्स दे रखे हैं क्रिकेटर के, आपको मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। तो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इन्हें प्लस करना, 56, 76, 40, सॉरी 58 है पहला, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35, 46, 45, 0 और 100। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास, यहाँ पर आपको दे रखे 8 इनिंग्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे। अब आपको क्या करना है, इन सबको प्लस करना है जितने भी आपको नंबर्स दे रखे हैं। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 400 डिवाइडेड बाय आपने 8 कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 50। तो ये आपका मीन निकल गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, हाइट ऑफ अ प्लेस ए is 1800 meter above sea level, another place B is 700 below sea level। दो प्लेसेस है, एक A और एक B है। A जो है वो सी लेवल से 1800 मीटर ऊपर है, और B जो है वो सी लेवल से 700 मीटर नीचे है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ दीज टू प्लेसेस। इन दो प्लेसेस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, तो आसानी से निकाल सकते हो सब्ट्रैक्ट करके। तो अबव सी लेवल पे 1800 था तो प्लस का हो गया, और माइनस जो बिलो सी लेवल है तो वो माइनस का होगा, तो वो माइनस का 700 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, तो फाइनली जो मेरा डिफरेंस निकल के आया वो आया 2500 मीटर।
क्लियर। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर अबव सी लेवल होगा तो प्लस का साइन रहेगा और बिलो सी लेवल होगा तो उसके आगे माइनस का साइन रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। मोड और मीडियन निकालना है, तो पहले हम इस डेटा को एक बार आगे लिख लेते हैं। तो डेटा है हमारे पास 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 और 14। सबसे पहली बात, हम इसको अरेंज कर रहे हैं। आप असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मैंने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। सबसे छोटा मेरे पास 12 है जो कि 2 बार है, तो मैंने दोनों बार लिख दिया। देन उसके बाद मुझे 13 दिख रहा है, 1-2 बार दिख रहा है वो भी। उसके बाद 14 1-2-3 बार दिख रहा है। फिर 16 एक बार है और 19 एक बार है। अरेंज हो गया। अब मोड आपको पता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो होता है मोड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है। तो 14 3 बार आया तो मोड तो 14 हो गया। मीडियन जो होता है वो होता है मिड वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 1 2 3 4 यहाँ छोड़े, 1 2 3 4 यहाँ छोड़ दिए, तो बीच में 14 है, तो इसका मतलब मीडियन भी मेरा 14 आ गया। क्लियर। चलिए, नाउ द सेक्शन सी। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 3 ही क्वेश्चन है आपके पास। इसमें क्वेश्चन 8 में क्या कह रहे हैं, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4, फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। पाई की वैल्यू लिखिए 3.14 लेनी है, तो इस केस में फिर आप 3.14 ही लोगे। आपको सर्कमफेरेंस दे रखी है 13.4 है। सेक्शन सी पे आ गए हम। आंसर नंबर है हमारे पास 8। मुझे यहाँ पर सर्कमफेरेंस दे रखी थी 31.4, यही दे रखी है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। पाई की जगह मुझे बोला 3.14 लेना है, तो पहले पार्ट में मुझे रेडियस ही फाइंड करनी थी। तो अगर हम r निकालें यहाँ पर, तो ये दोनों यहाँ पर डिवाइड के हो जाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। फाइनली आपके पास बचा क्या, 314 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 314 इंटू में 10। ये तो आपस में कट गए, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, इससे ये कट गया, तो r की वैल्यू यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ गई। फर्स्ट पार्ट में मुझसे रेडियस ही पूछ रहा था, सेकंड में मुझसे इसका एरिया पूछ रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है मेरे पास πr²। तो पाई की वैल्यू है 3.14, r है मेरे पास 5, तो मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है। अब आप क्या करोगे, चाहो तो आप यहाँ पर से पॉइंट हटा के नीचे 100 ले सकते हो और इस 5 से इसको कट कर दो 20 पे, इसको इससे कट कर दो 4 पे, तो 314 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। और आप चाहो तो डायरेक्ट 3.14 को क्या कर सकते थे, 25 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं आता तो चॉइस में एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है। हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। एक व्हील है, वो कितने टाइम्स घूमेगा, नंबर ऑफ टाइम्स बताना है। अगर उस व्हील की रेडियस 28 है, अब मस्ट रोटेट टू गो, कितना चलना है उसको, 352 मीटर चलना है। तो नंबर ऑफ टाइम्स आपको यहाँ निकालना है और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर इसका निकालने का, नंबर ऑफ टाइम्स का। तो हम वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस। टोटल डिस्टेंस मुझे 352 दे रखा है, सर्कमफेरेंस में फाइंड कर सकती हूँ क्यों, क्योंकि मेरे पास रेडियस है। तो हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट। तो नंबर ऑफ टाइम्स कैसे निकलेगा यहाँ पर,
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस। टोटल डिस्टेंस है मेरे पास 352 मीटर है, ध्यान रखना यूनिट्स अलग है, और वो 28 सेंटीमीटर है, तो ये होता है 2πr। पाई उन्होंने आपको बोला ऑलरेडी कि आपको 22/7 ही लेना है, ठीक है। और यहाँ पर है 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर है ये। आप चाहो तो मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में कर सकते हो। मैंने इसको इससे काट दिया, 4 आ गया। मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ, मुझे पता है यहाँ पर कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने यहाँ 100 से इंटू कर दिया, तो ये हो गया 2 इंटू में 22 इंटू में 4। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 352 सबसे पहली बात आप ये देख लो कि ये 22 की टेबल में आता है या नहीं आता, तो ये 16 पे जाता है। 4 को इससे कट कर दिया 4, 2 को इससे कट कर दिया 2, तो 2 इंटू 100 बचा, इसका मतलब 200 टाइम्स आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इज लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड। एक गर्ल है लक्ष्मी, उसके फादर 49 ईयर्स ओल्ड है, मतलब उनकी एज दे रखी है। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। जो भी लक्ष्मी की एज है ना, उससे उसका 3 गुने से 4 साल बड़े हैं, तो बताओ लक्ष्मी की एज है कितनी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। साथ साथ करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे एज ऑफ लक्ष्मी फादर दे रखी है, एज ऑफ लक्ष्मीज फादर 49 ईयर्स है, ठीक है। मुझे लक्ष्मी की एज निकालनी है, तो जितनी भी लक्ष्मी की एज है उसके वो कैसे निकलेगी, 3 गुना है लक्ष्मी की एज। लक्ष्मी की जो उसके जो फादर है ना, वो अपनी बेटी की एज से 3 गुना है, प्लस 4 साल ज़्यादा है। सबसे पहली बात मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ, लेट लक्ष्मीज एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे कि वो इसके 3 गुना है प्लस 4 ज़्यादा है, तो ये मिला के 49 के बराबर है, उसका 3 गुना प्लस 4 ज़्यादा। अब मैं इस 4 को इधर ले आई, तो ये हो गया 45। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड की, तो x की वैल्यू आ गई 15। इसका मतलब लक्ष्मी की एज आ गई, वो आ गई मेरे पास 15 ईयर्स। तो उसकी बेटी 15 साल की है और वो खुद 49 ईयर्स की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज 200 स्टूडेंट ऑफ 6th and 7th class were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. The results are shown in the following table. 2 क्लासेस के बच्चों ने क्या किया, 200 बच्चे हैं, दोनों क्लास के मिला के हैं, उन्होंने फेवरेट कलर्स बताए हैं यहाँ पर। तो फेवरेट कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं। आपको कह रहा है कि इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, तो बार ग्राफ आप इजीली यहाँ पर बना सकते हो। आंसर नंबर 10 है ये आपके पास। यहाँ देखो, आप प्रॉपरली से बार ग्राफ पे बनाना, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दूँ, पेंसिल और स्केल का प्रॉपर यूज़ करना यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर आप लिख दोगे फेवरेट कलर, ठीक है। ये हो गया 0। अब आप देख सकते हो कि 10-10 का गैप लोगे तो भी चल जाएगा। तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है। अब रेड है 40, तो एक बॉक्स छोड़ना और 40 पे क्या करना है, यहाँ पर बार बना देना है, एक रेक्टेंगुलर बार, इसके अंदर आप रेड लिख सकते हो। देन 20 है, फिर 60 है, तो ऐसा कुछ 20 बन जाएगा। उसके बाद एक 60 बन जाएगा, यहाँ पर 30 और 50 है, तो ये 30 बन गया यहाँ, और ये 50 बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इनके कलर्स लिख देना, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। तो ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो जाएगा,
ये येलो हो जाएगा और ये ऑरेंज हो जाएगा। क्लियर? तो प्रॉपर पेंसिल स्केल से आप इन्हें बनाना अच्छे से नीट एंड क्लीन ग्राफ पेपर पे। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं सेक्शन डी पे। अगेन 3 क्वेश्चन है आपके पास, 5 मार्क्स ईच है, चॉइस आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन अ विलेज गार्डन। सम ऑफ द ट्री वर fruit tree. The number of non-fruit tree were 2 more than 3 times the number of fruit tree. कुछ लोग हैं, उन्होंने क्या किया, ट्रीज को प्लांट किया, तो कुछ फ्रूट ट्रीज लगाए हैं, कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज लगाए हैं। तो जो नॉन फ्रूट ट्रीज लगाए हैं ना, वो क्या है, वो 3 गुना है किसके, जो फ्रूट ट्री हैं उसके, प्लस 2 ज़्यादा है। वट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। अब फ्रूट ट्री आपको बताने कितने हैं। अगर नॉन फ्रूट ट्री 77 लगाए हैं तो हमें लेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, मैंने उसे एक्स मान लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो मुझसे कह रहा था कि इसके 3 गुना नॉन फ्रूट ट्रीज हैं और 2 ज़्यादा है। तो इसका 3 गुना प्लस 2 ज़्यादा, और टोटल कितने हैं, वो 77 है, ये भी मुझे गिवन था। तो इस 2 को मैं दूसरी साइड पे ले गई, तो ये 75 आ गया। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज निकल गए, जो कि एक्स था, एक्स माना था ना, तो वो निकल गए मेरे 25। और मुझे क्वेश्चन में नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज ही निकालने हैं। नॉन फ्रूट ट्रीज तो मुझे पहले से दे रखे थे, 77 है। देखो, आपको एक मेन इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो इससे जो हमने, जो ये वाली लाइन थी, हमने इसको यूज़ किया और इससे अपनी एक इक्वेशन बनाई है, इन 2 को यूज़ करके। क्लियर हो गया? पर फिर भी इक्वेशन नहीं बन पा रही है, तो चॉइस में एक क्वेश्चन दिया, आप उसे कर सकते हैं। आपको यहाँ मैचिंग करनी है, कॉलम ए को अप्रोप्रिएट कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट वन इज x + 5 = 9। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो इसका ऑप्शन ये हो गया। x = यहाँ 4 + 7 हो जाएगा, 11 आ जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई का है तो x इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ y विच सेटिस्फाइड 3y = 5। तो 5/3 होगा, क्योंकि 3 उधर जाएगा, तो 5/3 बन जाएगा d। एंड लास्ट वन इज e। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहे हैं। इन द गिवन फिगर इफ l पैरेलल टू m, ये दोनों लाइंस मुझे पैरेलल दे रखी है, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहीं पर ही मैंने सिर्फ ये वाली लाइन बनाई है अभी, s वाली, ठीक है। तो मुझे ये वाला एंगल 65 दे रखा है और एक ये वाला पूरा एंगल गिरा, यही है, ए और बी के फॉर्म में बटा हुआ है ये। मुझे पता है ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और इन 2 एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका मतलब a + b + 65 जो है वो 180 के बराबर होगा, कह सकती हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर a + b + 65 = में 180 होगा। रीज़न में मैंने लिख दिया ये मेरे को इंटीरियर एंगल्स हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से मैंने अपने a + b की वैल्यू निकाल ली, 180 माइनस का 65 हो गया। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 1 ऐसी है, 115 डिग्री आ गया। मुझे अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी है, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैंने दोनों की एक साथ निकाल ली है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब मैं इधर वाली लाइन को हटा देती हूँ एक बारी। तो मुझे ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 132 डिग्री, और ये वाला एंगल मुझे दे रखा है b, यही है। फिलहाल के लिए आप ये वाली लाइन को भूल जाओ जो a से बटी हुई है। तो जब मेरी ये 2 पैरेलल लाइन है तो ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन होगी ना, ट्रांसवर्सल लाइन ये वाली।
तो इसका मतलब 132 प्लस बी जो है वो भी मेरा 180 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेना। रीजन सेम दिया, को इंटीरियर एंगल है। यहाँ से मैंने बी की वैल्यू निकाली, 180 माइनस 132 किया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 में से 2 गया 8 बचा, देन 7 में से 3 गया 4, 48 डिग्री आ गई। अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी मेरे पास यहाँ पर, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। तो b की वैल्यू हो गई 48। अब मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकती हूँ 115 माइनस का 48 करके, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 67 डिग्री। तो a और b की वैल्यू निकालनी थी, दोनों वैल्यूज मेरी यहाँ फाइंड हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ ऑल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, तो एक आप ऐसे बना सकते हैं, एक ऐसे डॉटेड लाइन बनाना, ठीक है, जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ डॉटेड, ऐसे और नहीं बनेगी इसके अंदर। ऐसे नहीं बनेगी, इसमें भी एक ही बनेगी, सिर्फ वर्टिकल बनेगी, हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेक्शन ई, केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। कह रहा है अ स्कूल क्विज कंपटीशन अवॉर्डेड 5 + 5 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। एक स्कूल में क्विज कंपटीशन हुआ, होता क्या है उसमें हर करेक्ट आंसर के 5 नंबर दिए जाते हैं, लेकिन जो भी गलत आंसर होता है ना उसके 2 नंबर काट लिए जाते हैं। नो मार्क्स आर गिवन फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके कोई भी ना नंबर कटेंगे ना मिलेंगे, ठीक है। रिया आंसर 12 क्वेश्चन। एक गर्ल है रिया, उसने 12 क्वेश्चनों का आंसर दिया टोटल में, जिसमें से उसके 8 सही थे, तो इसका मतलब 4 गलत होंगे। अब इसे इन्फॉर्मेशन पे क्या पूछा गया, हाउ मेनी मार्क्स डिड रिया स्कोर फॉर द करेक्ट आंसर। तो उसके 12 में से 8 सही थे, तो 8 इंटू में 5, उसने टोटल 40 मार्क्स मिले होंगे। हाउ मेनी मार्क्स डिड शी स्कोर फॉर द इनकरेक्ट आंसर। तो इसके 4 क्वेश्चन गलत थे, गलत थे ना 4 क्वेश्चन, तो 4 इंटू में 2, तो उसके 8 नंबर कट जाएंगे, ये कट हो जाएंगे। फाइंड हर टोटल स्कोर, 40 उसे मिलेंगे, 8 उसके कटेंगे, तो उसका टोटल स्कोर हो गया 32, ठीक है ना। 12 क्वेश्चनों में से उसके 8 क्वेश्चन सही थे, उसके 40 नंबर उसे मिल गए, 4 क्वेश्चन उसके गलत थे उसमें से, तो 4 क्वेश्चन के 8 नंबर उसके कट गए, तो 32 आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, अगर ऊपर का नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, इफ आउट ऑफ 12 क्वेश्चन आंसर रिया हैड आंसर 7 करेक्ट, व्हाट वुड बी हर टोटल स्कोर। तो अब टोटल स्कोर कितना होगा, अगर उसके 7 आंसर सही हैं तो उसको 7 आंसर सही है तो 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, पर उसके 5 आंसर गलत भी हैं तो उसके नंबर भी तो कटेंगे, 10 नंबर कट जाएंगे, तो 35 माइनस का 10, उसको 25 नंबर मिलेंगे सिर्फ। क्लियर हुआ। 12 क्वेश्चनों में से 7 आंसर सही हैं तो 5 आंसर गलत हैं, 7 आंसर के 5 के हिसाब से 35 नंबर मिलेंगे, 5 आंसर जो गलत हैं उसके 2 नंबर के हिसाब से 10 नंबर कट जाएंगे, तो टोटल उसे 25 नंबर मिलेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम। अ सर्वे वाज कंडक्टेड among 80 students about their favorite indoor games. The data is shown in the form of bar graph. 80 स्टूडेंट्स का डेटा आपको ये दे रखा है, उनका इंडोर गेम कौन कौन से पसंद है वो बता रखा है। क्या पूछ रहा है आपसे, विच गेम वाज प्रेफर्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा गेम कौन सा पसंद है बच्चों को, लूडो ही पता चल रहा है देखने में ना, तो हम आंसर में लिख देंगे यहाँ पर लूडो। विच गेम वाज लीस्ट प्रेफर, सबसे कम कौन सा प्रेफर करते हैं बच्चे, तो सबसे कम अगर आप देखो तो कैरम और बैडमिंटन का सेम है, तो आप दोनों का लिख दोगे कि कैरम भी कम पसंद करते हैं एंड बैडमिंटन भी कम पसंद करते हैं।
तो कैरम एंड बैडमिंटन। क्लियर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर बोथ टेबल टेनिस एंड कैरम। बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें टेबल टेनिस और कैरम पसंद है। तो टेबल टेनिस 20 स्टूडेंट्स को पसंद है, कैरम जो है वो 10 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो टोटल है 30। तो आप यहाँ लिख दोगे पहले टेबल टेनिस के लिए 20 स्टूडेंट्स है और कैरम के लिए कितने हैं 10 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल हो गया यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स। क्लियर। उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द सम ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर चेस एंड बैडमिंटन। सेम ऐसे आप चेस और बैडमिंटन का निकाल सकते हो। चेस में 15 जने हैं, बैडमिंटन में 10 ही जने हैं, तो ऐसे लिख के निकाल सकते हो। तो 15 + 10 25 स्टूडेंट्स आ गए। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 एंड द लास्ट क्वेश्चन, देन पेपर पूरा कंप्लीट है हमारा। A rectangular park has a length 50 मीटर एंड breadth 30 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। इनसाइड द पार्क देयर इज अ स्क्वायर फ्लावर बेड 10 मीटर इन वन कॉर्नर। दिख रहा है ये एक फ्लावर बेड है, स्क्वायर फ्लावर बेड 10 मीटर का है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। तो पेरीमीटर ऑफ द पार्क होता क्या है, यहां पर करते हैं अभी से। तो पेरीमीटर होता है मेरे पास 2 × L + B। तो L और B मुझे दोनों दे रखा है, 50 और 30 है। तो 2 × 80 हो गया, आंसर आ गया मेरे पास 160 मीटर। फर्स्ट वाला क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड। एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड तो वो होगा मेरे पास साइड इंटू साइड, और उसकी साइड मुझे 10 गिवन है क्वेश्चन में, तो 10 × 10 किया तो 100 मीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्ट आफ्टर रिमूविंग द फ्लावर बेड। एरिया बताओ कि कितना पार्क का बचेगा अगर ये फ्लावर बेड आप हटा दो तो उसमें से अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ स्क्वायर हटा दूंगी तो पता चल जाएगा, पर पहले मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, वो मेरे पास नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखा एरिया ऑफ पार्क, वो होता है L × में B। 50 × में 30 करोगे, 5 3 × 15 हो गया, 2 0 ऐसी आ गई। नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे स्क्वायर वाले का एरिया, 1400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब हमसे आगे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एंड स्क्वायर फ्लावर बेड। आपको इनका सम भी निकालना है, तो सम निकाल देते हैं यहाँ पर और डाल के। तो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल्स टू 1500 + 100, आंसर आ गया 1600 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये था आपके पास केस स्टडी, 2-3 क्वेश्चंस थे कंप्लीट। इसी के साथ हमारा ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया आज की क्लास में। पेपर को ज़रूर कीजिएगा, मिड टर्म एग्जाम्स पे बेस्ड है, तो कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और आपको पता चल जाएगा किस तरीके का पेपर आएगा। तो अच्छे से कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।